focused. So what are the advantages of auditing? First advantage is what? भाई auditing का advantage क्या होगा? True and fair view of accounts. It assure true and fair view of what बेटा? Accounts. सबसे पहला advantage यही है, true and fair view of accounts रहेगा, राइट है, चाहे वो आपका P&L हो या बैलेंस शीट हो, बराबर है, ट्रू एंड फेयर व्यू बताएगा. तो दिख रहा है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ P&L, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ योर अकाउंट्स, बराबर है. आपके जो भी स्टेक होल्डर्स है, बाहर के जो भी स्टेक होल्डर्स है, सब बिलीव कर सकते हैं अगर ऑडिटेड है. अगर आपका अकाउंट्स ऑडिटेड है तो वो बिलीव कर सकते हैं आपके ऊपर. आपको लोन देना है तो लोन दे सकते हैं, आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग. सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग. सो आफ्टर दैट व्हाट? टैली विद बुक्स भी नॉर्मल पॉइंट है, बराबर है. द इनकम टैक्स ऑफिसर कैन स्टार्ट विद द फिगर ऑफ ऑडिटेड बुक प्रॉफिट, मेक एडजस्टमेंट एंड कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम. एन आउटसाइड यूजर नीड नॉट गो थ्रू द एंटायर बुक्स. मतलब अगर आपका बुक्स ऑडिटेड है, ऑडिटिंग, बराबर है, ऑडिटेड बुक्स है, तो इससे क्या होगा? सबको बिलीव होगा, कोई किसी को आपका एंटायर बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स ऑफिसर भी आपका डायरेक्ट ऑडिटेड बुक प्रॉफिट से स्टार्ट करके आपका टैक्स कैलकुलेशन कर सकता है. सो उसको पूरा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है. तो ऑडिटिंग का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. और सबसे बड़ी बात कि लॉ के हिसाब से ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑडिट करना बहुत जरूरी है, एज पर लॉ है. कंपनी लॉ के अंडर शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिट इज नेसेसरी, कंपल्सरी है, तो एज पर लॉ है. और बेटा ऑडिट का क्या एडवांटेज है? एज पर स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस. मतलब जो भी है इसमें जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस सब फॉलो होता है. तो सब फॉलो होगा तो नॉर्मल सी बात है, सब फॉलो हो रहा है बेटा. ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, all the standards of auditing practices, everything has been followed. तो इस पे बिलीव किया जा सकता है. ऑडिटेड अगर आपका अकाउंट्स है, आपका अकाउंट्स ऑडिटेड है, तो वो डिस्क्लोज करेगा ऑल मटेरियल फैक्ट्स. मतलब ऑडिटेड है मतलब सारे मटेरियल फैक्ट्स है, मटेरियलिटी इज देयर. क्या बेटा? मटेरियलिटी इज देयर. ऑडिटेड है मतलब मटेरियलिटी है. उसने अभी देखो, ऑडिटर अगर ऑडिट करता है तो मटेरियल फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देता है, जो आइटम मटेरियल्स है उस पे उसका फोकस ज्यादा रहता है बेटा. तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है. और भी पॉइंट्स है बट फिलहाल याद रखो, एश्योरेंस ऑफ ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स, ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट, ट्रू एंड फेयर P&L, टैली विद बुक्स, एज पर लॉ है, एज पर, भाई ऑडिटिंग है, ऑडिटेड है मतलब एज पर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस है. तो कहीं भी आपका ये जो भी ऑडिटेड अकाउंट्स है एक्सेप्टेबल है. डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स. ऑडिटेड है मतलब आपने सब मटेरियल फैक्ट्स दिखाए होंगे तभी ऑडिटेड है ना बेटा वो. देन उसके बाद क्या एडवांटेज है? देखो इससे क्या होगा? ऑडिटिंग, देखो एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग क्या है? ऑडिट से क्या होता है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. एरर्स एंड फ्रॉड्स भी डिटेक्ट होते हैं. और अगर ऑडिटिंग हो रहा है तो इससे क्या, सामने वाले को भी लगता है भाई ऑडिटिंग होगा, ऑडिट होगा, तो उससे क्या होगा? वो एरर या फ्रॉड करने से पहले 10 बार सोचेगा कि नहीं कुछ गलती मत करो, कुछ फ्रॉड मत करो. यहाँ तो ऑडिट हमेशा होते रहता है, बीच बीच में ऑडिट होते रहता है, राइट है. फाइनल ऑडिट में पकड़े गए तो इशू हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी. सो ऑडिट का ये भी एक एडवांटेज है कि डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स होगा. इससे मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज रहेगा ही. भाई आपके कंपनी में ऑडिट होता है, आपके बिजनेस में ऑडिट हो रहा है, मतलब उससे क्या होगा? एम्प्लॉइज को भी लगेगा ना कि भाई ऑडिट हो रहा है, ऑडिट हो रहा है तो हमको प्रॉपरली ईमानदारी से काम करना है, नहीं तो हम पकड़े गए तो गया फिर. तो मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज भी होता है. अभी उसको पता है, एम्प्लॉय को पता है कि इधर कुछ ऑडिट ही नहीं हो रहा है, ऑडिट होगा ही नहीं, तो उससे कुछ कर सकता है क्या? वो अपना आराम से फ्रॉड एरर सब करते रहेगा, बिंदास एकदम लाइटली लेगा, फ्रॉड भी करते जाएगा, सब कुछ, राइट है. सो ऑडिट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज भी रहेगा. और ऑडिट क्या करता है बेटा? एडवाइस करेगा आपको, एडवाइस ऑन सिस्टम, टैक्सेशन, फाइनेंस. मतलब तो ऑडिटर जो है, आपका ऑडिटर है, ऑडिटर कैन एडवाइस द क्लाइंट, ऑडिटर कैन एडवाइस द क्लाइंट अबाउट व्हाट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में एडवाइस दे सकता है. आपका इंटरनल कंट्रोल कैसे स्ट्रांग रखना है, कैसा इंटरनल कंट्रोल आपको सेटअप रखना है, इंटरनल चेक क्या होना चाहिए. आप इंटरनल ऑडिट भी रखो. इंटरनल ऑडिट मतलब कंपनी के अंदर, कंपनी के जो एम्प्लॉय है, मतलब कंपनी का जो सीए है, कंपनी का सीए, वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है. बट स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? कंपलसरी ऑडिट कौन करता है? बाहर का ऑडिटर, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए. तो वो सब एडवाइस करेगा कि आपका इंटरनल सिस्टम कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग.
टैक्सेशन के बारे में आपको एडवाइस देगा, बराबर है। तो बेटा ऑडिट का एडवांटेज है, इससे क्या होगा, एडवाइस ऑन सिस्टम, ऑडिट होगा, प्रॉपरली ऑडिट होगा, टाइमली ऑडिट होगा, सब वो सिस्टम का भी एडवाइस देगा, टैक्सेशन का, फाइनेंस का, सब एडवाइस देगा आपको। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। अब देखो ऑडिटेड है, अगर आपका अकाउंट्स ऑडिटेड है तो ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट ईयर facilitate comparison over a period of what, over a period of determine trends in sales, मतलब over a जो भी है over a period to determine trend in sales। अगर ऑडिटेड आपका अकाउंट्स है, ऑडिटेड पीएनएल है, तो आप ऑडिटेड जो भी स्टेटमेंट है आपका, ऑडिटेड स्टेटमेंट, उससे कंपैरिजन कर सकते हो कि लास्ट ईयर मेरा सेल्स कितना था 50 करोड़, अभी मेरा सेल्स कितना है 70 करोड़, मतलब मेरे सेल्स में ट्रेंड क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो ऑडिटेड, ऑडिटेड है मतलब उसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, आप भरोसा रख सकते हो और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो ऑडिटिंग के देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, 8 to 9 एडवांटेज आपको याद रखने हैं। फिलहाल इधर 11 है तो 11 के 11 याद रखो। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, सब लोग याद रखना। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, एश्योरेंस ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब एश्योरेंस ऑफ ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स, ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट, ट्रू एंड फेयर पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, टैली विद बुक्स, एज पर लॉ है, एज पर व्हाट स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस है। डिस्क्लोज क्या करेगा ये बेटा, ऑल मटेरियल फैक्ट्स, व्हाट इट डिस्क्लोज, ऑल मटेरियल फैक्ट्स। फिर क्या बोल रहा है बेटा नेक्स्ट, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ व्हाट, एरर्स एंड फ्रॉड्स, देन moral check on employees, yes, then advice on systems, taxation, finance, audit का ये सब बेनिफिट है। और ये फैसिलिटेट क्या करता है बेटा, कंपैरिजन, कंपैरिजन भी कर सकते हो आप। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेज, एडवांटेजेस नॉर्मल है, मेन आपको ऑडिट समझना जरूरी था, इसके बेसिस पे ये सब पॉइंट्स एकदम कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स याद रखना, पॉइंट्स भूलना नहीं, पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर बेटा देखो, अगर किसी चीज का एडवांटेज है तो कॉमन सी बात है कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, सब चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता ही है। तो वैसे ऑडिट का भी डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस है, सम लिमिटेशंस आर देयर। अब क्या लिमिटेशंस है ऑडिट का, देखो इनहेरेंट, इसको बोलते हैं बेटा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस बट देयर आर लिमिटेशंस आल्सो। तो क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट का बेटा, सबसे फर्स्ट इनहेरेंट लिमिटेशन इज व्हाट, एन ऑडिटर कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। ऑडिटर सारे ट्रांजेक्शन चेक कर सकता है क्या, नहीं, ऑडिटर कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, कॉमन सी बात है, ये पहला लिमिटेशन। अब जो भी ऑडिट एविडेंस है इज नॉट कंक्लूसिव इन नेचर, मतलब समझो अभी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और उसने लाइक कंफर्मेशन बाय अ डेटर इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द अमाउंट विल बी कलेक्टेड, बराबर है। अभी समझो जो भी वो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है वो जरूरी ना हो, वो जरूरी नहीं है कि वो कंक्लूसिव ही हो। जैसे अभी समझो उसने डेटर से कंफर्मेशन के लिए कॉल किया, डेटर मतलब क्या, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने जिसे सेल किया है, जिस बंदे को सेल किया है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट में बेचा है, तो सामने वाला हमारा डेटर है, उससे हमको कलेक्ट करना है, पैसा कलेक्ट करना है। तो कंफर्मेशन बाय अ डेटर इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द अमाउंट विल बी कलेक्टेड। आप खाली डेटर से कंफर्मेशन करोगे, भाई आपको 50 करोड़ का सेल किया था क्या इसने, ये कंपनी ने 50 करोड़ का सेल है, आपका क्रेडिट सेल है क्या, तो बोलेगा हाँ, बराबर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो सेल तो है, अमाउंट कलेक्ट भी तो होना चाहिए, ठीक है, डेटर है वो तो डेटर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें फ्यूचर में अमाउंट कलेक्ट होगा क्या, नहीं होगा क्या। अब हो सकता है डेटर भी गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, कंपनी के साथ कुछ सेटिंग हो गई होगी, बराबर है कि भाई ऑडिटर का फोन आएगा तो तू बोल देना इतना इतना है, बराबर, इतना पेमेंट, इतना सेल किया था हमने, इतना पेमेंट कर दिया, तो हो सकता है, बराबर है। तो जरूरी नहीं है कि कंफर्मेशन बाय डेटर इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, ये कंक्लूसिव नहीं होता, ऑडिट एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव, ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, ठीक है। अभी समझो कि आपने उसको कॉल किया, कंपनी ने क्या किया है, पहले से डेटर से सेटलमेंट कर लिया कि भाई ऑडिटर का फोन आएगा तो तू बोलना 50 करोड़ नहीं, हमने तेरे को क्रेडिट सेल कितना किया है 60 करोड़ का, तो क्या कर सकता है वो, डेटर को फोन आएगा तो बोल सकता है ना 60 करोड़। सो दैट इज व्हाई ऑडिट एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव, ऑडिट एविडेंस हमेशा याद रखने का वो कंक्लूसिव नहीं होता, बराबर है। हाँ तो वो जो भी रहेगा बेटा, कभी भी वो कंफर्मेशन करेगा तो सब में चेंज कर देगा, कंपनी क्या करेगा, कंपनी को बिल में चेंज करना कोई खाने का काम है क्या,
बिल में चेंज करना हो तो नॉर्मल है यार, वो तो फटक से कर देगा, वो तो पहले बिल में ही चेंज करेगा ना, फिर बिल में जब डाउट होगा तब ऑडिटर क्या करता है, फोन करता है, ठीक है, और उधर डेटर से भी सेटिंग है कि भाई तू ऐसा बोल दे, ये बोल दे, तो वो भी बोल दे, वो भी बोल सकता है, बराबर है। तो बिल और वाउचर में चेंज करना कोई बड़ा मैटर नहीं, वो इजीली चेंज कर सकते हैं लोग। कंफर्मेशन में हाँ डेटर बोल सकता है कि भाई नहीं इतने का माल बेचा, बट डेटर से भी आपने सेटिंग किया है तो कुछ बोल नहीं सकते ना बेटा। और इसीलिए बोलते हैं ऑडिट एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव इन नेचर, इट इज नॉट कंक्लूसिव। और डेटर है, अभी डेटर है तो उसमें भी क्या होता है कि भाई अमाउंट कलेक्ट होगा कि नहीं कलेक्ट होगा वो भी कोई गारंटी नहीं होती। तो देर आर सो मेनी इनहेरेंट लिमिटेशंस, एन ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिस्कवर डीपली लेड फ्रॉड्स। अभी कंपनी ने एकदम डीप फ्रॉड करके रखा है, डीपली लेड फ्रॉड करके रखा है, तो वो ऑडिटर कहां से पकड़ पाएगा यार। तो ये भी तो एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, एकदम डीपली लेड फ्रॉड वो ऑडिटर नहीं कर, वो उसको कैश नहीं कर सकता। हाँ अगर बाय चांस अगर समझो अच्छा ऑडिटर है, अच्छा एक्सपीरियंस है तो कर लिया तो कर लिया, बट नॉर्मली डीपली लेड फ्रॉड है, सभी इन्वॉल्व है, तो कैसे करेगा। तो ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग है। Audit cannot assure the user of accounts about the future profitability, prospects or the efficiency of the management. हाँ ये भी याद रखना। अब ऑडिट है, ऑडिटेड अकाउंट्स है, इसका मतलब ये पक्का आपको भरोसा नहीं दिलाएगा कि आपका फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी होना ही है, बराबर है, आपकी एफिशिएंसी होनी है, बराबर है। तो ऑडिट कैन नॉट एश्योर द यूजर ऑफ अकाउंट्स अबाउट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। अभी अच्छा प्रॉफिट हुआ, लास्ट ईयर से कंपेयर किया सेल अच्छा है, नेक्स्ट ईयर में सेल अच्छा होगा या नहीं होगा ये हम एश्योर नहीं कर सकते, बराबर है, वो एश्योर नहीं कर सकते, उसका कोई भरोसा नहीं होता। सो ऑडिट कैन नॉट एश्योर, खाली बता सकता है कि ऐसा हो सकता है, बट ऑडिट कैन नॉट एश्योर द यूजर ऑफ अकाउंट्स अबाउट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, prospects or efficiency, right? An auditor has to rely upon experts। और एक इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है, ऑडिटर अकेले कुछ नहीं कर सकता यार, उसको एक्सपर्ट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, बराबर है। जैसे लॉ से रिलेटेड रहेगा तो लॉयर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, वैल्यूएशन का टाइम आएगा, मशीनरी वैल्यूएशन ये सब रहेगा तो वैल्यूअर्स इंजीनियर्स इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि भाई आप हमको इसका वैल्यू बताओ, बराबर है। अब वो इंजीनियर्स, अब जो भी इंजीनियर्स है वैल्यूअर्स है उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे अब क्या कर सकता है कंपनी ने, अगर इनके साथ कुछ सेटिंग किया रहे तो वो भी एक दिक्कत है ना बेटा। देर आर लिमिटेशंस कि ऑडिटर अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसको रिलाय करना पड़ता है एक्सपर्ट्स के ऊपर। अब वो एक्सपर्ट्स का भी अगर कंपनी के साथ सेटिंग है या फिर कुछ और है तो उसमें एक लिमिटेशन हो सकता है, ऑडिट में लिमिटेशंस है, देयर आर सो मेनी लिमिटेशन। ऑडिटर अपने हिसाब से डायरेक्ट वैल्यूएशन नहीं कर सकता कि मशीन का वैल्यूएशन यही रहेगा, मशीन के जो एक्सपर्ट रहेंगे, बराबर है, जो भी है वैल्यूअर्स है इंजीनियर्स है उनका उसको हेल्प लेना पड़ेगा, लॉयर्स का, करेक्ट है। सो ऑडिटर अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसको रिलाय करना पड़ता है एक्सपर्ट्स के ऊपर। सो दीज आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। उसके बाद क्या बोल रहा है, कौन सा लिमिटेशन है, देखो, एन ऑडिटर इज सपोज टू बी बट मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये तो कॉमन सी बात है यार, देखो हमने क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ा है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा बहुत कम होता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, कुछ ना कुछ लिंक निकल ही जाता है, बराबर है, और वो लोग ऑडिटर को मिला जुला के कुछ ना कुछ अपना करवा ही लेते हैं। तो ऑडिटर इज सपोज टू बी बट मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, मे नॉट बी। सम ऑडिटर्स, अभी देखो हर ऑडिटर की बात नहीं कर रहे हम लोग, बराबर है, कुछ ऑडिटर नॉर्मली, कुछ ऑडिटर क्या होते हैं फिर वो मिल जाते हैं मैनेजमेंट के साथ, सो इसलिए बोलते हैं कि ये ऑडिटर मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो ये भी तो एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, जहां ऑडिटर को पैसा खिलाया फिर वो उसका इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाता है, ठीक है भाई मैं कर दूंगा। अभी देखो ना बड़े बड़े स्कैम्स में ऑडिटर का हाथ रहता है ना, वहां के जो चार्टेड अकाउंटेंट जिन्होंने किया है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कर दिया ना ऑडिटेड, यस, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये सब होता है बेटा। सो एन ऑडिटर इज सपोज टू बी बट मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशंस है। और भाई ये तो कॉमन पॉइंट है बेटा, नो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, नो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी मींस द ऑडिटर वर्क्स इन्वॉल्व्स, देखो ऑडिटर का जो काम है ऑडिट करने का वो पूरा जजमेंट के ऊपर डिपेंड है, उसके जजमेंट के ऊपर, उसका जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मच ऑफ द एविडेंस अवेलेबल टू द ऑडिटर कैन इनेबल हिम टू ड्रॉ ओनली रीजनेबल कंक्लूजन देयर फ्रॉम। एविडेंस से वो एक रीजनेबल कंक्लूजन निकाल सकता है, एक रीजनेबल कंक्लूजन निकाल सकता है, लेकिन ऑडिट में ये तो पक्का है कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं होती, नो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी,
बिकॉज वो जजमेंट के बेसिस पे काम करता है, सब आइटम चेक नहीं कर सकता, कुछ के लिए वो जजमेंट देता है कि हाँ इतना मैंने चेक किया, ये राइट है तो बाकी सब भी राइट होगा। सो नो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, एविडेंस देखेगा उसके बेसिस पे वो रीजनेबल कंक्लूजन देता है, सारे आइटम्स तो चेक कर ही नहीं सकता वो, राइट है। सो यहाँ एक और लिमिटेशन है कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं होती बेटा। और फाइनली क्या बोलता है, मिस स्टेटमेंट्स में रिमेन अनडिस्कवर्ड, ये तो पहले भी कवर हो गया। कोई भी मिस स्टेटमेंट है, हो सकता है ऑडिटर को, अब ऑडिटर क्या पूरा सब स्टेटमेंट पूरा ईच एंड एवरी आइटम तो चेक नहीं कर सकता, तो कुछ मिस स्टेटमेंट हो सकता है मे रिमेन अनडिस्कवर्ड, उससे डिस्कवर नहीं हुआ रहे, बराबर है, फिर भी उसने ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया हो। तो ये सब इनहेरेंट लिमिटेशंस है जो ऑडिट में मिलता ही है, जो होना ही है ऑडिट में, इसको रोक नहीं सकते आप। हाँ, ट्राई करोगे कि ये कम से कम हो, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है बेटा। ऑडिटर कितना चेक करेगा यार, अरे कंपनी का खाली सेल्स का आइटम उठाए, अगर वो सेल्स ट्रक भर के खाली सेल्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, कितना चेक करे, खाली सेल्स ही चेक करना है और सारे आइटम्स नहीं है, एक्सपेंडिचर है और अदर इनकम है और असेट्स है, लाइबिलिटीज है, सब चेक करना पड़ता है यार, खाली सेल्स चेक करने बैठेगा वो सब आइटम नहीं ना, तो उसको सैंपल उठाना पड़ता है, टेस्ट चेक करना पड़ता है, जो आगे आएगा अपने को चैप्टर्स में, ठीक है। तो याद रखो इनहेरेंट लिमिटेशंस का पॉइंट्स, और जितने भी पॉइंट्स है बेटा, जो पॉइंट्स है वो भूलना मत, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सो क्या क्या हो गया, इनहेरेंट लिमिटेशन, कम ऑन से विद मी, एन ऑडिटर कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस, फर्स्ट लिमिटेशन। और याद रखो दिस इज नोन एज इनहेरेंट लिमिटेशन, ये कॉमन है यार, स्वाभाविक है, इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिटिंग का, ऑडिटर कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, जो ऑडिट एविडेंस है वो कंक्लूसिव नहीं होता। थर्ड वन इज व्हाट, ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, ऑडिटर को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सारे फ्रॉड ढूंढ ले, एकदम डीप वाले फ्रॉड भी, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ ढूंढ लिया तो अच्छी बात है, बट आप हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये। फिर क्या बोल रहा है, अभी ऑडिट से आप ये एश्योर नहीं कर सकते कि फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी होना ही है, प्रोस्पेक्ट्स या एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट होना ही है, ये भी नहीं कर सकते, बराबर है, वो एश्योर नहीं कर सकता, होगा तो अच्छी बात है बट एश्योरेंस नहीं है। ऑडिटर हैज टू रिलाई अपॉन एक्सपर्ट्स, अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है बेटा। फिर क्या बोल रहा है, ऑडिटर इज सपोज टू बी बट मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ऑडिटर इज सपोज टू बी बट मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। फिर क्या बोलता है, नो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, नहीं है कुछ भी, नो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। और क्या बोल रहा है, मिस स्टेटमेंट जो भी है मे रिमेन अनडिस्कवर्ड, जो भी मिस स्टेटमेंट है वो मे रिमेन अनडिस्कवर्ड। सो दीज ऑल आर दी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। हो सकता है बहुत सारे मिस स्टेटमेंट हो जो डिस्कवर नहीं हो पाए, ऑडिटर सब कुछ नहीं कर सकता, सब चेक नहीं कर सकता बेटा, समझा कि नहीं। तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग है, ये सब पॉइंट याद रखना। टोटल 8 पॉइंट्स है और उधर आपको 11 पॉइंट, सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए। अब इनहेरेंट लिमिटेशंस के बाद देखो, ऑडिटर है तो नॉर्मल सी बात है, ऑडिटर को जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट वो फॉलो करना ही है। वो प्रिंसिपल्स ऑफ जो भी ऑडिट प्रिंसिपल्स है, ऑडिट प्रिंसिपल मींस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, वो हर ऑडिटर को फॉलो करना है। तो ऑडिट प्रिंसिपल के लिए याद रखो ऐसे, और जो भी ऐसे मैंने बताया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो सबको याद रखना है बेटा, सबको याद रखना है। ऐसे ऐसे मींस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट के लिए कौन सा ऐसे है, ऐसे 200, क्या है बेटा, ऐसे 200 इज फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के क्या क्या प्रिंसिपल्स है, और ये सारे प्रिंसिपल्स एक ऑडिटर को फॉलो करने हैं, अप्लाई करने हैं, अपने लाइफ में यूज करना है, सारे प्रिंसिपल्स, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, बराबर है। तो क्या प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट है, देखो टोटल, पहला प्रिंसिपल देखो, सबसे पहला क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। बेटा ये सब तो पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसमें तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। देखो पहला ही प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। उसको ईमानदार होना चाहिए, सब ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब सब कुछ प्रॉपर देना है, इंडिपेंडेंस होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट एंड सिंसियर होना चाहिए। ये तो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है यार ऑडिट का, एक ऑडिटर को फॉलो करना है, ईमानदारी। कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा बेसिक प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जिस क्लाइंट का वो ऑडिट कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को ना बताए। अभी एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करता है, उसको पता है ये मरीज को क्या बीमारी है,
तो क्या दुनिया भर को बताते फिरेगा ये इसको ये नहीं बेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो अपने ऑडिटर्स हो, मतलब सीए हो, बराबर है, बहुत सारे, मालूम पड़ा कि नहीं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी सेकंड प्रिंसिपल्स हो गया। स्किल एंड कंपिटेंस तो कॉमन सी बात है, स्किल होनी चाहिए, कंपिटेंस मतलब जो भी स्किल एंड कंपिटेंस के, आप पहली बात तो क्वालिफाइड सीए होना चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कंपिटेंस में ऐसा नहीं कि खाली सीए बन गया तो हो गया, नहीं, सीखते रहना चाहिए, लर्निंग फेज उसका कंटिन्यू रहना चाहिए, अपनी कंपिटेंसी उसको बढ़ाते रहनी चाहिए, समझा कि नहीं। जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है अकाउंटिंग के फील्ड में, ऑडिटिंग के फील्ड में, उससे वो कनेक्टेड होना चाहिए, लर्निंग फेज उसका कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं मैं सीए बन गया तो हो गया बस मेरा पढ़ाई खत्म, नहीं, कंटिन्यूटी मस्ट बी देयर। रिसेंट जो भी चेंजेस हो रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट, स्किल और कंपिटेंस पे उसको अपने फोकस करते रहना है। जहां ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, कंपिटेंस की जरूरत होगी वो हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सीए बन गया तो खत्म हो गया बस। कंटिन्यूटी, स्किल और कंपिटेंस पे हमेशा फोकस करना है आपको, लर्निंग फेज अपना कभी बंद नहीं करना है, समझा, लर्निंग फेज कभी बंद नहीं करना है आपका, याद रखो। फिर ये तीन मेन प्रिंसिपल्स हो गए जो आपको पहले स्लाइड पे दिख रहा है, और भी प्रिंसिपल्स है। तो क्या हो गया, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल एंड कंपिटेंस। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट। और इसका ऐसे भी सब याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता है। ऐसे क्या है इसका, ऐसे 200, क्या, ऐसे 200, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200, याद रखना। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब क्या, मटेरियल आइटम, मटेरियल मतलब जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मटेरियल मींस व्हाट, इधर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, रॉ मटेरियल नहीं, इंपॉर्टेंट। So materiality means what? Information is material if its misstatement could influence economic decision of the user. Material matters are important for the true and fair view. तो materiality पे उसको फोकस करना है, मतलब जो important items है। अब important है मतलब क्या, अगर वो आइटम इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या कि अगर उसमें कुछ भी गलती करेगा तो उसकी वजह से अकाउंटिंग स्टेटमेंट, डिसीजन पे अफेक्ट होगा। तो दैट इज व्हाट मटेरियल आइटम, मटेरियल आइटम। और मटेरियल आइटम में क्या, मोस्टली क्या होता है, मटेरियल आइटम में मेजर एक्सपेंसेस, मेजर अमाउंट इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, मेजर अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है, बराबर है कि नहीं। छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं एक बार वो चलो समझ जाते हैं, बट जो बड़े खर्चे हैं, कुछ भी हो बड़े खर्चे, अभी आप मिसलिनियस एक्सपेंडिचर करोड़ों में दिखाएगा, बराबर है, और आपका सेल्स भी करोड़ में ही है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर करोड़ में दिखाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर मतलब वो मटेरियल आइटम हो गया। नॉर्मली मिसलिनियस एक्सपेंडिचर मतलब क्या, अदर्स, तो मटेरियल नहीं है, लेकिन आपका खर्चा मिसलिनियस में ज्यादा हो रहा है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में ज्यादा हो गया, मतलब वो मटेरियल आइटम हो गया, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, उस पर ऑडिटर को फोकस करना पड़ेगा। तो याद रखो, मटेरियल इंपॉर्टेंट, मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट आइटम्स, उसके ऊपर ऑडिटर ज्यादा फोकस करता है, उसके ऊपर वो अपना सैंपल चेकिंग बढ़ाएगा, मतलब चेकिंग का जो क्राइटेरिया है वो इंक्रीज करता है। तो मटेरियलिटी भी एक प्रिंसिपल है जिसपे उसको मटेरियल आइटम पे ध्यान देना है। किस पे बेटा, मटेरियल आइटम पे ध्यान देना है, मालूम पड़ा, क्लियर। तो याद रखो बेटा, कोई बात नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट स्टेप नहीं है, तो आगे पीछे हो सकता है, करेगा चलेगा, बट अगर ट्राई करो कि अगर स्टेप रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, मटेरियलिटी हो गया। फिर वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, क्या बोल रहा है बेटा, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। देखो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट क्या बोल रहा है, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स मतलब द ऑडिटर शुड केयरफुली डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क ऑफ हिज असिस्टेंट्स। ऑडिटर को, प्रिंसिपल है ऑडिट का, प्रिंसिपल है कि ऑडिटर को अपने जो असिस्टेंट्स होते हैं उनको डायरेक्ट तो करना ही है, सुपरवाइज भी करना है, रिव्यू करना है उनका काम, और ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ, ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि द वर्क डन बाय एन इंटरनल ऑडिटर इज रिलायबल। वो अपने को सेटिस्फाई करता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है, मतलब जो कंपनी के जो ऑडिटर है, कंपनी के इंटरनल, कंपनी के इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो कंपनी के एम्प्लॉई है, याद रखो। एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऑडिटर को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है कि भाई इंटरनल ऑडिटर ने किया है तो मैं ये इंफॉर्मेशन के ऊपर बिलीव कर सकता हूं। हमेशा डाउट नहीं करना है, पर डाउट करना है, लेकिन उसके बेसिस पे वो उसका जजमेंट रहेगा, वो आइटम्स देखेगा, उसके बेसिस पे उसका डाउट क्रिएशन होगा, बट डायरेक्टली नहीं, ठीक है।
तो उसको सेटिस्फाई करना है अपने आप को कि वर्क डन बाय एन इंटरनल ऑडिटर इज रिलायबल. ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट वर्क डन बाय एन एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट है, लॉयर, वैल्यूअर, इंजीनियर, वो भी रिलायबल हो. सेटिस्फाई करना पड़ेगा देख के, स्टेटमेंट देख के. हाँ, अगर कुछ मिस्टेक्स है या कुछ गलती है, कुछ एरर्स, फ्रॉड्स है, तब नॉर्मल सी बात है, तब तो सेटिस्फाई होगा नहीं. बट डायरेक्टली इनिशियली नहीं कि सब गलत ही होगा, ऐसा नहीं. तो वर्क परफॉर्म बाय अदर्स पे भी उसको बिलीव करना है, बराबर है. उसको सुपरवाइज करना है, डायरेक्ट करना है, रिव्यू करना है. हाँ, अब वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से, अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से इनके वर्क का क्या वैल्यूएशन है उसको पूरा क्रॉस चेक कर सकता है. तो वर्क परफॉर्म बाय अदर्स भी एक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट है. डॉक्यूमेंटेशन, ये भी तो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑडिट का. विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं. तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या, द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स विच आर इंपॉर्टेंट in providing evidence that the audit was carried out in accordance with the basic principles. तो ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन भी रखना है. डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है. ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स विच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग एविडेंस. जो जो एविडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बना के रखना है. सो ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट हर ऑडिटर को, एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट उसको फॉलो करने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. समझा कि नहीं? तो ये 6 पॉइंट हो गया. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट में देखो, प्लानिंग. यस, प्लानिंग इज द कॉमन पॉइंट. ऑडिटर को अपने काम का प्लानिंग करना ही है, ये भी एक प्रिंसिपल है. प्लानिंग नहीं करेगा तो मतलब नहीं है. पूरा प्लान करके चलना है कि कैसे मुझे, जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ उसका बिजनेस क्या है, पूरा नॉलेज लेना है उसके बारे में, और जो भी है उसको पूरा प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा ना एडवांस में, तभी वो टाइमली या एफिशिएंट मैनर में सब कुछ होगा. ऑडिट एविडेंस. एविडेंस के लिए ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस टू इनेबल हिम टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजंस. अब प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट में एक और क्या है, ऑडिट एविडेंस. मतलब ऑडिटर को एविडेंस भी कलेक्ट करना है, ऑडिट एविडेंस, ताकि वो बिलीव कर सके, वो एक रीजनेबल कंक्लूजन दे सके, हाँ, कि यस अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू. फिर ऑडिटर का प्रिंसिपल, ऑडिट का प्रिंसिपल क्या है, ऑडिटर क्या देखेगा, देखो, अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल. ऑडिट प्रिंसिपल में ऑडिटर कभी भी ऑडिट करेगा तो सबसे पहले क्या है उस क्लाइंट का, जो जहां ऑडिट करने जा रहा है उसका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, वो पूरा रिव्यू करेगा बेटा. वो रिव्यू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट है, बराबर है. और ये सब अकाउंटिंग सिस्टम और कंट्रोल रखने का जिम्मेदारी किसका होता है, मैनेजमेंट का, उस कंपनी के मैनेजमेंट का. तो वो मैनेजमेंट से बातचीत करेगा, डिस्कशन करेगा कि आपका क्या सिस्टम है, कैसा अकाउंटिंग सिस्टम है, एवरीथिंग. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स, ये सब उसको फॉलो करना है व्हाइल डूइंग हिज ऑडिट वर्क. फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद, ये देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल के बाद क्या आ गया अपना, सी हियर, ऑडिट कंक्लूजन. नॉर्मल सी बात है, द ऑडिटर शुड रिव्यू एंड असेस द कंक्लूजन. जो भी उसने एविडेंस के बेसिस पे जो कंक्लूजन, देखो पूरा एविडेंस होगा, एविडेंस के बेसिस पे क्या बनाएगा, वो कंक्लूजन बनाएगा. तो ऑडिटर शुड रिव्यू एंड असेस द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस obtained and from what, his knowledge of the business of the entity as the basis for the expression of his opinion. मतलब उसने जो भी एविडेंस कलेक्ट किया, उसका जजमेंट, उसके बेस पे वो क्या देगा, कंक्लूजन देगा. ऑडिट कंक्लूजन तो जरूरी है ना, क्योंकि कंक्लूड ही नहीं करेगा तो रिपोर्ट कैसा बनाएगा. अगर कंक्लूड ही नहीं करेगा तो रिपोर्ट कहां से बनेगा रे बाबा. तो ये भी एक ऑडिट कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो. हाँ, स्टेप लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट आगे पीछे हो गया तो नो इशू फिलहाल के लिए, ठीक है. बट स्टेप फॉलो करो, ट्राई करो कि स्टेप के वाइज राइट है. क्योंकि देखो एविडेंस किया, प्लानिंग, एविडेंस, सिस्टम कंट्रोल, ठीक है, आ ही रहा है. उसके बेसिस पे उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया. अब कंक्लूजन के बाद फाइनली वो क्या करता है, अपना रिपोर्ट बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट. कैरो के अंडर पता है ना, सब कुछ रिपोर्ट बनता ही है. तो ऑडिट रिपोर्ट में द ऑडिट रिपोर्ट शुड कंटेन क्लियर रिटन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनली जब वो कंक्लूड हो गया तो अपने रिपोर्ट में बताएगा कि ये अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं. समझ लो, अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड हो गया, क्या हो गया बेटा, इफ ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, तो ऑडिटर अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो क्या देगा, दिख रहा है इधर, अनक्वालिफाइड ओपिनियन. सी, अगर द ऑडिट रिपोर्ट शुड कंटेन अ क्लियर रिटन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन देगा, रिपोर्ट बनाएगा अपना. अब समझो ऑडिटर अगर सेटिस्फाइड है, इफ ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, बराबर है,
तो वो क्या करता है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है। याद रखो सब लोग, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। An unqualified opinion indicates the auditor's satisfaction in all material respects. Unqualified opinion आ गया मतलब auditor satisfied है, auditor is satisfied, समझा? फिर secondly what बेटा, qualified opinion, अगर auditor satisfied नहीं है, if auditor is not satisfied, right, तो वो क्या देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन, कि मैं अभी इससे, इस स्टेटमेंट से, जो आपने एविडेंस दिया है, जो प्रूफ दिया है आपके अकाउंटिंग से, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो एट सुनो, इन सच सिचुएशन ही और शी विल गिव व्हाट, क्वालिफाइड ओपिनियन। ही और शी मतलब ऑडिटर, अगर भाई मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, ठीक है। व्हेन अ क्वालिफाइड, देखो, व्हेन अ क्वालिफाइड ओपिनियन दैट इज नॉट कंप्लीट और एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड ओपिनियन आ गया मतलब ऑडिटर, याद रखो, अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है आपके रिपोर्ट से, आपके एविडेंस से, तो वो क्या देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, या फिर एडवर्स ओपिनियन दे देगा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके ऊपर, ठीक है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, भाई वो अपने गले में फंदा क्यों डाले, अगर उसने समझो सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ झोल झाल है, उसने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, पास कर दिया, क्लियर रिपोर्ट, तो बाद में ऑडिटर के ऊपर आ जाएगा ना सब कुछ, तो सीधा उसको लगा और सीधा क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा, एडवर्स रिपोर्ट दे देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा कि भाई मेरे को ये सब मिला नहीं, मैं इसके बारे में गारंटी नहीं दे सकता। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज टू बी गिवन, और रिजर्वेशन ऑफ ओपिनियन, कि ये ओपिनियन अभी मैंने रिजर्व रखा है, जब तक मुझे पूरा डेटा नहीं मिलेगा मैं इसके ऊपर कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कुछ भी रिपोर्ट नहीं दूंगा। So reservation of opinion on any matter is to be made. The audit report should state the reason thereof. बराबर, तो वो पूरा दिखाएगा। अगर वो क्वालिफाइड नहीं, देखो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो सीधा वो क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये सब ओपिनियन आ गया मतलब ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है, ऑडिटर गारंटी नहीं दे रहा है, बराबर है। अब रीजन हो सकते हैं ना कि आपका अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं, आपके एविडेंस में कमी है, एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस इज देयर। सो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट। बच्चा लोग याद रखना सारे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। तो क्या क्या हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, देख लिया ना पूरे 11 पॉइंट्स, याद रखो सब लोग। इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, मटेरियलिटी, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, फिर डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, ऑडिट एविडेंस, accounting system and controls,